नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो रोलेट एक्ट पे होगा। जानेंगे कि इसका कारण क्या था। आपको मैं पूरा स्टोरी की तरह समझाऊंगा, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। और मैं ये दावा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो हम इंडियन लोग ये आस लगा कर रखे थे ब्रिटिशर से कि जब ब्रिटिशर लोग जीत जाएंगे तो हमें वो आज़ादी देंगे। और इसके लिए हमने सभी तरह से ब्रिटिशर का साथ दिया कि क्या होगा कि जीतने पे वो हमें क्या दे देंगे, आज़ादी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, पर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, पर ब्रिटिशर ने हमें धोखा दे दिया मतलब आज़ादी हमें नहीं दिया, और जो शोषण का मशीन था उसे और बढ़ा दिया और हमारे ऊपर शोषण करने लगा। जैसे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। जो इंडिया पहले सोना का चिड़िया हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड में अपने सामानों को बेचता था, निर्यात करता था, अब वो खरीदने लगा है और बेचता है तो क्या, सिर्फ रॉ मटेरियल। और इसके रॉ मटेरियल से इंग्लैंड का कारखाना सब कुछ चल रहा है। जो किसान है अपने खेत जो भी उपजाते हैं उसका 50% किसको देते हैं, ब्रिटिशर को। और सभी हालत में उन्हें देना पड़ता है, सूखा हो या आपका अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, उन्हें देना पड़ता है। और जो मजदूर हैं उन्हें 16 घंटा फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, बच्चों को काम करना पड़ता है। मतलब कि चारों तरफ से उनके ऊपर शोषण हो रहा था। और इंडिया का जितना पैसा था वो कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। मतलब कि पैसा हमारा इंडिया से निकलकर इंग्लैंड जा रहा था और हम गरीब हो रहे थे। और हम लोगों ने जब मांगा कि हमें आज़ादी चाहिए तो उन्होंने नहीं दिया और क्या किया, हमारे ऊपर शासन करने लगे। तो फिर क्या हुआ, लोगों के मन में उबाल आने लगा और लोग अपने क्या करने लगे, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफिस है, उसको आग लगाने लगे। जितने भी पटरी है उनको, रेलवे पटरी से उनको उखाड़ने लगे। तो फिर क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाया और नाम याद रखिएगा, सर सिडनी रोलेट। उन्हीं के नाम पे ये बना है रोलेट एक्ट। सिडनी रोलेट ने क्या किया, एक नया कानून लाया जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया। इस कानून में क्या था कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पे। जरूरी नहीं हो कि वो प्रूव हो और वो अपराधी हो, बस सिर्फ शक के आधार पे उसको उठा ले जाएगा और उसको कम से कम 2 साल रखे जाएंगे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अगर बचना है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, क्योंकि वही फैसला करेंगे। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। और आपको वकील भी अपने अनुसार नहीं लिया जाने, मतलब कि इस कानून को बोला जाता है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। मतलब काला कानून इसको लोग बोलते हैं। मतलब पुलिस शक के आधार पे किसी को भी उठा सकता है। ये कानून इसलिए लाया गया था कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में रख दो कि वो आवाज़ ना उठा पाए और अंग्रेज अपना आसानी से क्या कर सके, शोषण करते रहे। तो फिर क्या हुआ, ये कानून बनने के बाद जगह जगह पे हड़ताल होने लगा। गांधी जी, जैसे आप देख सकते हैं, पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पास हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है, याद रखिएगा 1919 में। और उसके बाद द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर फॉर रिप्रेसिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब जो भी आंदोलन हो रहा था उसको पूरे तरीके से दबाना था। उनको ले जाकर जेल में अगर रख देंगे तो फिर कोई नेता नहीं बचेगा और सब में डर का माहौल पैदा करना कि अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलेगा उसे ले जाकर जेल में रख देंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं और उसमें टॉर्चर करेंगे। फिर और पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक बिना ट्रायल का रखेंगे, उसको छूटने का कोई भी मौका ही नहीं देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 गांधी जी स्टार्टेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर अपोजिंग द रोलेट एक्ट विथ ए नेशन वाइड हड़ताल। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सभी को बोला कि आप हड़ताल करो और ये जो सरकार है उसका कोई भी ऑर्डर फॉलो मत करो, आप स्कूल छोड़ दो। हम लोग हेल्प कर रहे हैं तभी ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। अगर हम इनका हेल्प करना छोड़ दिए तो हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। और बोला कि सभी कोई हड़ताल करें आप लोग। तो गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे उस टाइम के,
तो गांधी जी के कहने पे लोग क्या किए, हड़ताल करना शुरू किए और नॉन कोऑपरेशन करने लगे, मतलब कि कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा सरकार के साथ। आप खुद सोचिए दोस्तों कि वो लोग कितने थे, गिने चुने थे, और वो लोग इंडिया में शासन इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उनका हेल्प कर रहे थे हर चीज़ों में। तो फिर क्या हुआ, आपको मैं बता दूं, पंजाब बहुत बड़ा गढ़ था आंदोलन का, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल मतलब ये होता है दोस्तों कि पहला बात कि ये जो मार्शल लॉ लगाया गया, ये जो न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में दिया गया, और लोग क्या थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते नहीं थे, और बहुत ही उस समय भारत में अशिक्षा था, लोग समझ नहीं पाए। मार्शल लॉ मतलब ये होता है कि आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी कहीं बाहर 2-3 आदमी साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। पर ये लोगों को पता नहीं था, ये सरकार ने सभी जगह ठीक से नहीं फैलवाया, और रोलैक्ट एक्ट कानून होने की वजह से 2 नेता, पंजाब के 2 नेता थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था शक के आधार पर। रोलैक्ट एक्ट यही कानून था। तो फिर क्या हुआ कि पंजाब में अमृतसर का जो इलाका है उसमें सभी को बोला गया कि आप जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई है, हमारे 2 नेता को गिरफ्तार किया गया है। पर गांव वालों को ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री रूल, मतलब कोई घर से बाहर नहीं जाएंगे। अब उनको पता भी कैसे होगा, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो फैलाया नहीं गया इस न्यूज़ को, पर उन्होंने 13 अप्रैल को एक जगह पे सभी कोई इकट्ठा हो गए विरोध करने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए। किस बात का विरोध, क्योंकि 2 नेता को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है दोस्तों, वो भी बिना कोई जुर्म का, ठीक है, बस जुर्म यही था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो सब जो जलियांवाला बाग से आप ये याद रखिएगा कि उस समय पुलिस का हेड कौन था, तो डायर। अब याद रखिएगा, जनरल डायर टुक चार्ज, मार्शल लॉ इम्पोज, जनरल डायर टुक चार्ज। जनरल डायर ने अपने पुलिस कमिश्नर वहाँ का था और उसी ने मार्शल लॉ लगाया था, और जो भी लोग अनजान थे इससे, वो जाकर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना शुरू किए, ठीक है। तो जैसे उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जाकर उस बाग को, उस गार्डन को घेर लिया। उसका जो मेन दरवाज़ा था जहाँ से लोग निकलते थे, एंट्री करते थे या निकलते थे, उसको क्या किया, बंद करवा दिया, और उसने फायर करने का आदेश दे दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने फायर करने का आदेश दिया, दनादन गोली चलने लगा, और जितने भी निर्दोष लोग थे जिनका कोई जुर्म नहीं था, कितने उसमें बच्चे थे, कितने उसमें महिलाएं थे जिनको पता भी नहीं था कि क्या उनके साथ अभी होने वाला है, वो लोग बेगुनाह लोग मारे गए। और जनरल डायर इतना, आप क्या बोल सकते हैं, मैं तो गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब सभी को, बहुत लोगों को मार दिया गया, तो कितने लोग ज़मीन पे लेट गए ये सोच के कि शायद वो बच सकते हैं। पर जनरल डायर ने बोला, सभी को आदेश दिया, दूसरा कमांड ये था उसका कि अब जितने भी ज़मीन पे सोए हुए हैं उन पे गोली मारो, या वो लाश, या तो लाश बन चुका है या जिंदा है, सभी पे गोली मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। और एक बात आपको और बता दो, जलियांवाला बाग में एक कुआं था, उस जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग उसमें कूद पड़े, और बहुत सारे लोगों को कूदने की वजह से उसमें कितने लोग बिना सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मर गए, कितने लोग दब के मर गए उसमें। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार इसको बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा गया था जिनका कोई कसूर नहीं था। तो ये घटना के बाद देश में जितने भी फॉरेन कंट्री है सभी में ये घटना को बताया गया, पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में, और भारत में बहुत जोर विरोध प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी का एक टाइटल हुआ करता था कैसर हिंद, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में। महात्मा गांधी ने उस टाइटल को छोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक टाइटल को छोड़ दिया, उसका नाम याद रखिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, नाइटहुड। कैसर हिंद महात्मा गांधी ने छोड़ा, और नाइटहुड किसने छोड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस लिए, इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने दोनों टाइटल को छोड़ दिया। और आप याद रखिएगा कि देश भर में ये मांग उठने लगा कि ये जो कातिल है, जो बेगुनाह लोगों को मारा है, उसे सज़ा मिले।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने क्या किया, इंक्वायरी किया क्या सचमुच जनरल डायर क्रिमिनल है क्या उस। तो फिर क्या हुआ, आपको बहुत ही हैरत होगी कि कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें ये लिखा हुआ था कि गोली चलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये हिंसा में बदल जाता आंदोलन। और जनरल डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो महज एक भूल था, उसका जबान फिसल चुक गया था और ये कोई बड़ा गलती नहीं है, उसने शहर को बचाने के लिए गोली चलवाया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसने सही किया? तो फिर क्या हुआ आपको, तो जनरल डायर को छोड़ दिया गया क्योंकि ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, ब्रिटिश का कोर्ट था, ब्रिटिश का पुलिस था, इसलिए जनरल डायर को कोई भी सज़ा नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके भेज दिया गया इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जैसे पहुंचा, वहाँ के न्यूज़पेपर में उसको बताया गया ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, वॉरियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और वहाँ के जो लोग थे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में और महल में उसको सोना का तलवार देकर उसको सम्मानित किया गया, क्योंकि उसने क्या किया था, भारतीय लोगों के मन में खौफ पैदा किया था। और आपको मैं बता दूं कि समय बीतता गया, एक उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा। तो याद रखिएगा, ये जनरल डायर नहीं, उसी टाइम के पंजाब के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, उधम सिंह ने उन्हीं को मारा था। पर कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस डायर को मारा था, नहीं, ये जो जनरल डायर है उस समय पुलिस कमिश्नर था पंजाब का, और उधम सिंह ने जिसको मारा था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।